क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इसके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहा जाता है। इनके अदर नेम हुए विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कोई 320 मानता है, कोई 321 मानता है और कोई 322 मानता है। तो ये तीनों डेट में जो भी रहेगा उसे हमें कंसीडर कर लेना चाहिए। 320 ईसा पूर्व जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बी कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो सेल्यूकस के द्वारा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे। मेगास्थनीज यूनान के निवासी थे और इनको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से, क्योंकि अलेक्जेंडर जो था 326 बीसी में अटैक किया था इंडिया पर, वो यूनान का था। यदि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते तो भारत का दशा कुछ और होता। हो सकता था कि यूनानियों का हमारे ऊपर कब्जा हो सकता। इसीलिए भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनानियों को इन्होंने रोका था। तो यूनानियों का जो पहला अलेक्जेंडर था वो भारत पे 326 बीसी में अटैक किया था। इवन सेलुकस भी यूनानी था, अलेक्जेंडर का ही सेना में था। तो अलेक्जेंडर के मौत के बाद सेलुकस साम्राज्य को संभालता है। तो सेलुकस भी चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ता है, लेकिन सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं और फिर यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है यूनान और इंडिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका, और इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें कि डिटेल से वर्णन मिलता है पाटलिपुत्र का। लेकिन प्रेजेंट में इंडिका अवेलेबल नहीं है। उस समय के बहुत सारे जो हिस्ट्रियन थे इंडिका का रेफरेंस दिए थे कि इंडिका में मेगास्थनीज ने ये बातें कही हैं। उसी के बेसिस पर आज हम लोग इंडिका को जानते हैं। लेकिन ओरिजिनल बुक यदि पूछा जाए कि क्या इंडिका अभी अवेलेबल है बुक फॉर्म में, तो नो। क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवन फाहियान भी जब आया था गुप्त वंश के शासन काल में, तो फाहियान भी पाटलिपुत्र के बारे में लिखता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा फाहियान और मेगास्थनीज में, तो इसका सही आंसर हमने मेगास्थनीज कंसीडर कर लिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। क्वेश्चन नंबर 17, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहते थे? तो ये बिंदुसार के दरबार में रहते थे और पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेंगे। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो एक ब्राह्मण ने उनके बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि या तो ये एक बहुत बड़ा राजा बनेगा
या बहुत बड़ा धर्म उपदेशक यानी कि ये मॉन्क बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगालीपुत्र तितिशा ने। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में, या 250 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 251 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने की थी, और अशोक कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद कलिंग युद्ध के चलते इन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा कर दी? तो कलिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कलिंग जो वॉर है 261 बीसी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक का धम्म है नैतिक आचार संहिता। धम्म जो है एक पाली वर्ड है और इसका संस्कृत होता है धर्म। तो अर्थात कि अशोक का क्या धर्म था? तो अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वही बोध गया है जहां पर कि महात्मा बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में की थी, और 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंगा जो युद्ध है, कलिंग की जो युद्ध है वो लड़े थे अपने शासन काल के 8वें ये वर्ष में। त्रिरत्न जो है बुद्धिज्म में, वो बुद्धा, धर्म और संघ को कहा जाता है। आप बुद्धिस्ट काउंसिल देख सकते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 250 या 251 बीसी में माना जाता है, जो कि अशोकावरम बिहार पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, जिसके की चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिसा थे। और इसको पैट्रॉन जो है अशोक ने किया था। पैट्रॉन का मतलब ये हो गया कि इसको जो पैसे की ज़रूरत थी या इसको ऑर्गेनाइज करवाने में जो मैनेजमेंट होती है वो किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ये इन्फॉर्मेशन है। बुद्धिज्म में 4 काउंसिल होती हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो रूमनदेही। रूमनदेही जो है नेपाल में है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा ये अशोक के स्तंभ है जो कि चंपारण जिला से रिलेटेड है। लेकिन रूमनदेही आज जो है वो नेपाल में स्थित है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि अशोक के स्तंभ लेख नहीं है बिहार से प्राप्त होने वाले, जबकि रूमनदेही जो है वो अशोक स्तंभ लेख है लेकिन वो बिहार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत, पूर्वी प्रांत देश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना हुआ था। इसीलिए जो चंद्रगुप्त से पहले जो भी चीज़ें होती थी पाटलिपुत्र में वो मेनली जो थी वो लकड़ी की बनी होती थी। इसीलिए एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र को पानी यानी कि जल, आग और अंतर कलह यानी कि इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उससे पाटलिपुत्र को नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार, जो कि आज पटना में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। क्वेश्चन नंबर 34, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न एक बेतना कर सकते हैं? ये दोनों शहर हैं
सुसा और एक बेतना, तो एरियन ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृत नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान। ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मेगास्थनीज भी अपने इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करते हैं, और फाहियान भी जब आते हैं गुप्त वंश के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आते हैं, तो वो भी पाटलिपुत्र आते हैं और पाटलिपुत्र का वर्णन वो इस तरह से कुछ करते हैं कि यह जो प्रसाद है, यानी कि यह जो महल है, मानवकृत नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है, यानी कि स्पिरिट द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? अशोक ने। आज जो बराबर पहाड़ियां हैं वो जहानाबाद जिले में पड़ती हैं। ये 4 गुफा थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। क्वेश्चन नंबर 37, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। दशरथ जो थे अशोक के पुत्र नहीं थे, ये ग्रैंड सन थे, यानी कि बेटे के बेटे थे दशरथ। इन्होंने दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और यहां पे ये करेक्ट कर लेना होगा कि दशरथ जो है अशोक के पुत्र नहीं, इनके ग्रैंड सन थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज से। दीदारगंज पटना में ही है, यानी कि हिंदुइज्म में यक्ष और यक्षिणी का कॉन्सेप्ट है, और ये जो पैसों की रखवाली है वो करते हैं, यानी कि पैसों की देवी को यक्ष और यक्षिणी कहा गया है हमारे धर्म में। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर जो पटना में ही है वहां से। क्वेश्चन नंबर 40, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हमने देखा कि 250 और 251 बीसी में पाटलिपुत्र में तीसरा जो है बौद्ध काउंसिल वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस दैट मीन्स टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 44, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो एस्ट्रेबो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, यूनानी दूत डिमालिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 50, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी जो है तीनों ऑप्शन, यह केंद्रीकृत था, यह सेंट्रल गवर्नमेंट था, यह करों का बोझ अधिक था, यस प्रशासन का तंत्र कठोर था, यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तीनों इसके सही हो जाएंगे। अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई, यस धर्म से विजय करना है, लड़ाई नहीं करना है। ऑप्शन बी जो है, अशोक ने विदेशों से संबंध स्थापित किए, यस उन्होंने मॉन्क भेजे, और उसी का नतीजा है कि बुद्धिज्म जो है वर्ल्ड का धर्म बन गया। और जो थर्ड ऑप्शन है, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। हाँ, तो ये सारे जो हैं अशोक के संबंध में सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो उपयुक्त सभी। धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्यकालीन प्रशासन में राजू को कौन थे? तो इसमें से कोई नहीं होंगे। राजू का मतलब है
राजुक वर द ऑफिसर फॉर लैंड मेजरमेंट एंड फिक्सिंग द बाउंड्रीज, ये जमीन को मापते थे और उस जमीन का बाउंड्री फिक्स करते थे। दे वर ऑल्सो गिवन पावर टू पनिश द गिल्टी एंड सेट फ्री इनोसेंट, इनको थोड़ा सा और पावर दिया गया था कि यदि कोई बदमाशी करता है तो उसे पनिश कर सकते हैं और यदि कोई इनोसेंट है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जुक कौन थे, तो वो न्यायिक अधिकारी नहीं थे और ना ही कर वसूल करते थे, सैनिक अधिकारी भी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि रज्जुक का मतलब है ये लैंड मेजरमेंट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 55, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है, तो ये तीनों हो जाएंगे, कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष। पाणिनि जो है अष्ट अध्याय के रचयिता हैं और पाणिनि का जन्म जो है वो पाटलिपुत्र में ही हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था और पाणिनि ने अष्ट अध्याय लिखा है जो कि संस्कृत व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं, ये तीनों सही है। राजगीर की सोन भंडार की गुफा ये मौर्यकालीन नहीं है। सो इसलिए स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और 12 शिलालेख से, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके क्वेश्चन के आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है, तो 9वां शिलालेख में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है, तो आर्थिक संकट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।